मेरे YouTube चैनल सक्सेस आपके साथ में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिखाया जा रहा है इसको क्लिक करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन क्लिक करें जो राइट साइड में दिखाया जा रहा है। सभी नोटिफिकेशन लेने के लिए ऑल नोटिफिकेशन को भी क्लिक करें जिससे सबसे पहले आपके पास मेरी वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। इस वीडियो में हम शिक्षण संग्रह भाग 4 सीखने के लिए आकलन पर बात करेंगे। इससे पहले मेरी 3 वीडियो आ चुकी हैं शिक्षण संग्रह पर। यदि आपने नहीं देखी हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लीज़ आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि अंक आधारित आकलन किसे कहते हैं। यदि बच्चे की प्रगति का आकलन अंकों के आधार पर किया जाता है तो उसे अंक आधारित आकलन कहते हैं। अंक आधारित आकलन की क्या हानियां होती हैं? बच्चों की वास्तविक सीख के स्तर को नहीं बता पाता यह आकलन। यह मूल्यांकन बच्चों के अधिगम स्तर के अंतर को नहीं समझा पाता है। अधिगम स्तर के अंतर को कम करने में यह हेल्पफुल नहीं है, मददगार नहीं है। अंक आधारित आकलन इस प्रकार के मूल्यांकन का आगे कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। रचनात्मक आकलन किसे कहते हैं? सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के कठिनाइयों के बिंदुओं का पता लगाना और उनका समय रहते ही निराकरण करना रचनात्मक आकलन कहलाता है। रचनात्मक आकलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो रचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन को सीखने के लिए आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन के क्या लाभ हैं? यह शिक्षक को अपने शिक्षण के तरीकों में सुधार या फेरबदल करने में मदद करता है, यानी कि उससे अपने मॉडिफाई कर सकते हैं। यह बच्चों के अधिगम स्तर में आने वाले अंतर और गैप की संभावना को ही समाप्त कर देता है, यानी कि उसमें लर्निंग गैप की संभावना को ही समाप्त कर देता है। रचनात्मक आकलन का उद्देश्य क्या होता है? तो रचनात्मक आकलन का उद्देश्य है बच्चों का बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास सुनिश्चित करना। सतत एवं व्यापक आकलन किसे कहते हैं? जब बच्चों के व्यक्तित्व संबंधित अन्य आयामों जैसे नेतृत्व क्षमता, समूह के साथ बोलने की कला, आत्मविश्वास, खेल व अन्य गतिविधियों में प्रतिभा करना आदि पर भी दृष्टि रखते हैं ताकि उनमें भी निरंतर सुधार लाया जा सके। यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। इस प्रकार के आकलन को सतत एवं व्यापक आकलन कहते हैं। बच्चों के लब्धि स्तर यानी अचीवमेंट लेवल को जानने और सीखने को सुनिश्चित करने वाला उपकरण क्या है या कौन सा आकलन है? तो यह है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन कौन से आकलन में प्रत्येक बच्चे की प्रगति की तुलना उसकी अपनी ही पिछली स्थिति से की जाती है? तो रचनात्मक या सतत व्यापक मूल्यांकन में। रचनात्मक आकलन में या सतत व व्यापक मूल्यांकन में की जाती है। आकलन क्यों किया जाना चाहिए? ताकि शिक्षण अधिगम की योजना को नियमित उपयुक्त तरीके से परिवर्तित किया जा सके, यानी कि हम उसको परिवर्तित कर सकें यदि कहीं कमी आ रही हो तो। आकलन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी कि आकलन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित दिशा और गति प्रदान करने के लिए बच्चों की आवश्यकताओं, अभिरुचियों और कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही आकलन का लक्ष्य होना चाहिए। बच्चों के किन पक्षों का आकलन किया जाना चाहिए? आकलन करते समय बच्चे के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सीखने और प्रदर्शन, कौशल, रुचियां, रुझान, अभिप्रेरणा, एक निश्चित अवधि में सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, विद्यालय के भीतर और बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों और अवसरों के प्रति प्रतिक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। आकलन को कैसी प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए? जहां शिक्षक बेहतर शिक्षण अधिगम के
परिप्रेक्ष्य में बच्चों के बारे में समझ रखते हैं और रचनात्मक आकलन को रणनीति के रूप में शिक्षण का मूल अंग बनाते हैं। आकलन कैसे किया जाना चाहिए? शिक्षक को माता-पिता या अभिभावक, बच्चों के मित्र या सहपाठी, दूसरे अध्यापक और समुदाय के माध्यम से बच्चे के सीखने की गति, रुचि, शैली के संबंध में जानकारियाँ प्राप्त करनी चाहिए। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? काम के दौरान या बाद में भी सकारात्मक रचनात्मक टिप्पणियाँ दी जाएं जिससे बच्चे को प्रोत्साहन मिले। बच्चे के साथ यह बातचीत करें कि उसने कौन कौन सा काम अच्छी तरह से किया है, कौन सा नहीं, कहाँ कहाँ कठिनाइयों के कारण सुधार की आवश्यकता है। शिक्षक स्वयं का स्वआकलन कैसे करेंगे? हम स्वयं अपनी समीक्षा करें कि क्या हमने सभी तरीकों का उपयुक्त प्रयोग किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सीखने सिखाने की उपयुक्त प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया है। बच्चों के सीखने में हम और किस प्रकार किन तरीकों से योगदान कर सकते थे। आकलन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, मौखिक और लिखित। आकलन के मौखिक तरीके कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत या समूह चर्चा, वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी, ये मौखिक हैं। लिखित आकलन के लिखित तरीके कौन से हैं? बच्चों की कॉपियाँ, अभ्यास पुस्तिका, हरी पट्टी। आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किन किन के साथ किया जा सकता है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों के साथ, स्वयं शिक्षक के साथ और अभिभावक के साथ, इन तीनों के साथ आकलन से प्राप्त फीडबैक का उपयोग किया जा सकता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।